नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार शर्मा शर्मा क्लासेस कटिहार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो है कि कक्षा 10 बिहार बोर्ड का रासायनिक शास्त्र का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का जो है कि पहला चैप्टर का हैंड रिटन नोट्स लेकर के आया हूं। और बच्चों, इस चैप्टर में आपको जो है कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन, पूरा नोट्स है और अंतिम में जो है कि संतुलित करने के लिए थोड़ा सा बाकी रहेगा, जो कि आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा आज यह जो आप 21 पेज का नोट्स देख रहे हैं, यह सारा का सारा नोट्स मैं आपको जो है कि पढ़ाने का पूरा कोशिश करूंगा। अगर कंप्लीट नहीं हो पाया तो हो सकता है आपको दूसरे पार्ट्स में बाकी का नोट्स आपको मिलेगा। तो आइए, आज कक्षा 10 रासायनिक शास्त्र का हम लोग जो है कि चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया समीकरण का मतलब क्या होता है? दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का जो है शुरुआत होता है जो कक्षा 9 से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कक्षा 10 में जो है कि इसमें और विस्तार से बताया गया है। तो दोस्तों, पूरे संसार में दो प्रकार का परिवर्तन होता है। एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है दोस्तों कि भौतिक परिवर्तन जो होता है, यह आपका भौतिक परिवर्तन में जो है कि कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। आपसे एग्जाम में दोस्तों सवाल आ सकता है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताओ, तो आप लिखिएगा कि भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। दूसरा लिख सकते हैं दोस्तों कि रासायनिक गुण इसमें जो है कि नहीं बदलता है, और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, रासायनिक गुण बदल जाता है। जैसे कि आप देखते होंगे दोस्तों कि जब हम चाय या फिर खाना या कोई सब्जी वगैरह बनाते हैं तो उसका गुण बदल, जब चाय शरबत बनाते हैं तो सब कुछ मिल करके एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में गुण क्या हो जाता है, बदल जाता है। और दोस्तों, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में क्या परिवर्तन है? तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में यह परिवर्तन है दोस्तों कि रासायनिक परिवर्तन में जो होता है, फिर से हम पुराना पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते। यानी जिस चीज़ को हम बना रहे पुनः से फिर से उस चीज़ को उसी अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन भौतिक परिवर्तन में दोस्तों हम फिर से पुराना पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे लोहा है, लोहा से कोई चीज़ हम बना लिए, अगर चाहेंगे वापस से किसी उसी चीज़ को वापस से पुनः प्राप्त कर ले तो हो सकता है। लेकिन चाय या पानी या फिर अन्य चीज़ का जो मिलावट है, सॉल्यूशन है या कुछ चीज़ बना रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में दोस्तों ऐसा नहीं होता है। रासायनिक अभिक्रिया में जो एक बार हो गया सो हो गया। तो दोस्तों, ये जो है हमारा जीनियस एकेडमी कंप्यूटर्स, ये पहले मेरे कोचिंग का यह नाम हुआ करता था, लेकिन अब जो है नाम दोस्तों बदल गया है। शर्मा क्लासेस कटिहार, यही चैनल जो है, यही कोचिंग का नाम है, आप याद रखिएगा। तो आइए दोस्तों, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों तत्व। तत्व किसे कहते हैं दोस्तों? तत्व का एक ही बात है, एक ही चीज़ से बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। एक ही चीज़ से बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। जैसे सोना, सोडियम, कार्बन, जो एक ही चीज़ से बनता है दोस्तों उसे तत्व कहते हैं। एक ही चीज़ से बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। अगला है दोस्तों मिश्रण। जब दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाकर नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे मिश्रण कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, मिश्रण किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में, ये दोस्तों याद रखिएगा, किसी भी अनुपात में मिलाकर नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे मिश्रण कहते हैं। जैसे दोस्तों शरबत, खिचड़ी, यह सब जो है मिश्रण का उदाहरण है। इसको किसी भी अनुपात में मिलाएंगे, चाहे थोड़ा चीनी कम दे दें, थोड़ा पानी कम दे दें, थोड़ा नींबू कम दे दें, फिर भी दोस्तों ये शरबत बनेगा। खिचड़ी में भी यही बात होता है दोस्तों। तो मिश्रण का कोई क्वांटिटी, मात्रा निर्धारित नहीं होता है दोस्तों। तो मिश्रण को अंग्रेजी में मिक्सचर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यौगिक आता है। यौगिक को दोस्तों अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं, COMPOUND, कंपाउंड। तो दोस्तों जब दो या दो से अधिक पदार्थ को एक निश्चित रूप से मिलाकर नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे यौगिक कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ को एक निश्चित रूप से मिलाकर नया पदार्थ बनाते हैं, एक निश्चित रूप से, इसको याद रखिएगा दोस्तों, एक निश्चित रूप से मिलाकर नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे यौगिक कहते हैं। जैसे दोस्तों वाटर हो गया, H2SO4 हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया
रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों आगे है, रासायनिक अभिक्रिया को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन। दोस्तों आप जो भी यहाँ चीज़ देख रहे हैं इसको नोट्स आपको बनाना है, नोट्स बना करके लिखना है। अगर आप नोट्स एकदम बेहतर ढंग से जैसे हम बनाए हुए हैं उसी प्रकार से आप लिखिएगा, बनाइएगा, तो आप निश्चित रूप से जानिए आपका सबसे बेस्ट नोट्स जो है कि तैयार हो जाएगा। और पूरे साल में जो है कि आपको दोबारा नोट्स बनाने का कोई भी ज़रूरत नहीं। यह पूरे चैप्टर का निचोड़ है दोस्तों, निचोड़। अगर आप एक बार पढ़ लिए तो वही काफ़ी है। बस इसको आप लिखिए, नोट्स करिए और याद करिए। पूछेगा दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो अब इसका परिभाषा हुआ दोस्तों केमिकल रिएक्शन अंग्रेजी में कहते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुण वाले, ये दोस्तों याद रखिएगा, एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर आपको यह दोस्तों परिभाषा याद नहीं हुआ तो आप ये वाला याद कर लीजिएगा, या कि रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ये याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैसे देखिए रासायनिक अभिक्रिया का क्या क्या, जैसे जंग का लगना रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, भोजन का पकना रासायनिक अभिक्रिया है, श्वसन की क्रिया जो यह भी रासायनिक अभिक्रिया है दोस्तों। यह सब सारा का सारा रासायनिक अभिक्रिया है। अब अगर दोस्तों प्रश्न आपसे आ सकता है रासायनिक अभिक्रिया के बाद होने वाले परिवर्तन, कि रासायनिक अभिक्रिया जब होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलता है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो कौन कौन सा परिवर्तन होता है, कौन कौन सा चेंजिंग आता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद दोस्तों जो परिवर्तन आता है, पहला परिवर्तन आता है कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आ जाता है, रंग में दोस्तों परिवर्तन आ जाता है। आप देखते होंगे चाय बनाता है तो पहले चाय रहता है चाय पत्ती काला और चीनी कैसा रहता है, दूध कैसा रहता है, लेकिन जब सारा चीज़ बनाते हैं उसका रंग देखते हैं चेंज हो जाता है। गैस भी निकलता है दोस्तों, जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो बहुत सारे ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिससे गैस निकलता है। ताप में भी परिवर्तन होता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो है कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन और गैस का निकलना और ताप में परिवर्तन इत्यादि होता है। अब आगे है दोस्तों कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं, एक होता है अभिकारक, एक होता है प्रतिफल। दोस्तों प्रतिफल को ही उत्पाद भी कहते हैं, प्रतिफल को उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं, अभिकारक और प्रतिफल। अब दोस्तों जैसे देखिए अभिकारक पूछेगा आपसे किसे कहते हैं, तो अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, याद रखिएगा। प्रतिफल दोस्तों किसको कहते हैं, अभिक्रिया के बाद बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। अभिक्रिया के बाद बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। जैसे दोस्तों आप देखिए कैसे, ये जो आप एरो देख रहे हैं दोस्तों, ये जो एरो देख रहे हैं, ये एरो के ये साइड जो है, ये जो दोनों देख रहे हैं, इसको हम लोग कहेंगे अभिकारक। लिख भी दिए हैं नीचे में अभिकारक, ये भी अभिकारक, ये भी अभिकारक। और ये जो एरो है, एरो के इस साइड ये वाला जो देख रहे हैं आप मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको कहेंगे प्रतिफल और इसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं दोस्तों। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो ये अभिकारक हो गया और ये हो गया प्रतिफल, याद रखिएगा दोस्तों। आगे है दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के तरीके। तो रासायनिक अभिक्रिया को देखने के लिखने के क्या तरीके होते हैं दोस्तों, तो रासायनिक अभिक्रिया को दिखाने का जो तरीका होता है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण में ये जो ऐसे हम लिखे हैं दोस्तों, यह सही नहीं है, यह जो है लिखना उचित नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए रासायनिक समीकरण, जैसे कि आप देखते होंगे दोस्तों, ये तत्व होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसी के रूप में लिखा जाता है, संकेत के रूप में। और दूसरा जो है दोस्तों दिखाने का तरीका, रासायनिक अभिकारक को तीर के बाईं ओर, आप देखिए दोस्तों ये है ना, तीर के बाईं ओर, तीर के बाईं ओर अभिकारक, और ये जो है प्रतिफल को दाईं तरफ लिखा जाता है, ये याद रखिएगा दोस्तों। तीर के बाईं ओर लिखा जाता है अभिकारक को, और उत्पाद या प्रतिफल को तीर के दाईं ओर लिखा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद आगे है दोस्तों शब्द समीकरण। शब्द समीकरण, तो रासायनिक समीकरण को दोस्तों शब्दों में लिखना शब्द समीकरण कहलाता है। कोई आपसे पूछे शब्द समीकरण किसे कहते हैं, तो सीधा बोलिएगा दोस्तों, रासायनिक समीकरण को शब्दों में लिखना शब्द समीकरण कहलाता है। उदाहरण देखना चाहते हैं दोस्तों, तो ये लीजिए, ये जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, देखिए शब्दों में लिखा हुआ है ना, इसीलिए इसको कहें हम लोग शब्द समीकरण। अगर संकेत रासायनिक तत्व के संकेत में लिखेंगे उसको बोलेंगे रासायनिक समीकरण, वह भी रासायनिक समीकरण है, लेकिन ये शब्दों में लिखा है इसलिए शब्द समीकरण। रासायनिक समीकरण को शब्दों में लिखना शब्द समीकरण कहलाता है। आगे दोस्तों देखिए क्या है रासायनिक समीकरण।
रासायनिक समीकरण का क्या है दोस्तों? जब रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए इसके तत्वों के संकेत और सूत्रों का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन, और केमिकल रिएक्शन अलग होता है, केमिकल इक्वेशन अलग है। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं अगर कोई आपसे पूछे? तो जब रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए उसके तत्वों और संकेतों और सूत्रों का प्रयोग किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये जैसे C है, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाया? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, Mg+O2 मिलकर के क्या बनाया? 2MgO। ये जो है कि रासायनिक समीकरण का एग्जाम्पल है दोस्तों। अब देखिए रासायनिक समीकरण को लिखने के तरीके। रासायनिक समीकरण को लिखने का दोस्तों जो यह तरीका होता है, रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका, तो रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए एग्जाम में दोस्तों आपसे क्या पूछेगा कि रासायनिक समीकरण को लिखने का क्या तरीका होता है? तो आपको लिखना है रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए समीकरण में सबसे पहले अभिकारक को तीर का निशान लगा दिया जाता है और उसके बाद उत्पाद या प्रतिफल को लिखते हैं। ऐसे दोस्तों देखिए रासायनिक समीकरण को लिखने का यह तरीका यह है दोस्तों कि अभिकारक को सबसे पहले अगर 2 या 2 से अधिक है तो बीच में प्लस का चिन्ह दे देते हैं दोस्तों, और एरो मार करके जो उत्पाद आया उसको हम लोग लिख देते हैं। यह रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका है। दूसरा बात क्या है दोस्तों? अभिकारक और उत्पाद की संख्या 1 से अधिक होने पर, अगर ज़्यादा चीज़ हो जाता है दोस्तों, जैसे कार्बन भी आ गया, ऑक्सीजन, तो दोनों को जोड़ने के लिए रासायनिक अभिक्रिया तो दोनों में प्लस का चिन्ह देते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अभिकारक और उत्पाद की संख्या 1 से अधिक होने पर उसके बीच प्लस का चिन्ह लगाते हैं और ये उत्पाद CO2 बन गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, समीकरण को संतुलित किया जाता है। समीकरण को क्या किया जाता है? संतुलित किया जाता है, बरोबर किया जाता है, बरोबर किया जाता है। बरोबर का मतलब दोस्तों लास्ट में हम आपको बताएंगे समीकरण संतुलित क्या होता है, अंतिम समय में बताएंगे दोस्तों, आप उसको याद रखिएगा। या दोस्तों किसी भी सूरत में यह दो जो है कि 2 पार्ट्स में यह वीडियो होना ही होना है, 2 पार्ट्स में यह कंप्लीट हुआ, 1 पार्ट्स में दोस्तों पॉसिबल नहीं है। अगला है दोस्तों, समीकरण को संतुलित किया जाता है। संतुलित का मतलब दोस्तों यह हुआ कि जितना परमाणु और तत्व इधर, परमाणु और तत्व का संख्या इधर है, उधर इतना ही इधर ही परमाणु और तत्व का संख्या होगा, दोनों साइड बराबर होगा, उसी को हम लोग कहेंगे दोस्तों कि संतुलित करना। समीकरण को संतुलित किया जाता है। उसके बाद दोस्तों समीकरण की भौतिक अवस्था को बताने के लिए ठोस के लिए S लिखते हैं, द्रव के लिए L लिखते हैं और गैस के लिए G लिखते हैं। इसको आप याद रखिएगा। S से दोस्तों सॉलिड होता है, L से लिक्विड और G से गैस होता है, वो लिख देते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ तक तो हो गया रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका, प्रदर्शित करने का तरीका, वो सब हो गया। अब देखिए दोस्तों है रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो दोस्तों देखिए रासायनिक समीकरण के मूल रूप से 2 प्रकार होते हैं। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। यह भी दोस्तों मेरा ही कोचिंग का नाम था, लेकिन अब दोस्तों यह चेंज हो गया है, तो शर्मा क्लासेस ही आप जो है कि अब इसको याद रखिए। तो यहाँ क्या है दोस्तों, रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण के प्रकार है दोस्तों संतुलित रासायनिक समीकरण के, और दूसरा है असंतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण का मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, संतुलित और असंतुलित, याद रखिएगा। अब संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं उसका परिभाषा आप देखिए दोस्तों, संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या होता है। तो दोस्तों संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, कोई आपसे पूछे संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो याद करिए दोस्तों, जब किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा प्रतिफल के दोनों तरफ तत्व और परमाणुओं की संख्या बराबर हो, दोनों तरफ दोस्तों तत्व और परमाणु की संख्या बराबर हो, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, याद रखिएगा। जब किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक और प्रतिफल के दोनों तरफ, अभी आपको बताए थे दोस्तों, ये देखिए ये अभिकारक साइड है, एरो की साइड जो है ये अभिकारक है, ये जो है ये क्या है, प्रतिफल है। अभिकारक और तत्व दोनों तरफ, यानी तत्व ये देखिए दोस्तों MgO ये सब क्या है, तत्व है, और ये परमाणु का संख्या है, तत्व और परमाणु संख्या दोनों तरफ बराबर हो। जब दोनों तरफ तत्व और परमाणु की संख्या बराबर होती है तो इस प्रकार के रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आप याद रखिएगा दोस्तों, क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, याद रखिएगा। ये एग्जाम्पल देख रहे हैं दोस्तों, ये संतुलित है। कैसे संतुलित है, देखिए इधर 2 गो Mg है, इधर भी 2 गो Mg है, इधर ऑक्सीजन 2 गो है, तो ये देखिए ऑक्सीजन यहाँ पहले में शुरू में लगल है, ऑक्सीजन भी 2 गो है, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे यहाँ पर है दोस्तों असंतुलित रासायनिक समीकरण। याद रखिएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो जस्ट उसका उल्टा भाई है दोस्तों, जस्ट उसी को उल्टा देंगे दोस्तों। जब किसी रासायनिक समीकरण में तत्व और प्रतिफल के दोनों तरफ तत्व और परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तत्व और परमाणु संख्या दोनों तरफ बराबर नहीं होगा, मतलब अभिकारक तरफ रहेगा, मान लिया जाए 2 तो उधर रहेगा 4, 3, या गड़बड़ रहेगा दोस्तों, परमाणु और तत्व की संख्या गड़बड़ रहेगा, उसको हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों, देखिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचना। तो रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचना क्या है दोस्तों? किसी रासायनिक समीकरण से हमें निम्न सूचना प्राप्त होती है। क्या क्या सूचना प्राप्त होती है दोस्तों? कि यह अभिकारक और प्रतिफल के संकेत और सूत्र की जानकारी देता है। सही बात है दोस्तों। जब हम कुछ भी लिखते हैं, कोई भी रासायनिक समीकरण लिखते हैं दोस्तों, तो हमको जो है कि पता चलता है कि इसमें से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया यूज ले रहा है, कौन सा अभिक्रिया भाग ले रहा है, कौन सा तत्व और परमाणु संख्या कितनी भाग ले रही है, इसके बारे में हमें जो है कि रासायनिक समीकरण के द्वारा जो है कि दोस्तों पता चल जाता है। संकेत और सूत्र की जानकारी देता है। अगला बात दोस्तों, यह क्या बताता है? यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन तत्व भाग ले रहे हैं। कि यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन तत्व, क्या पदार्थ क्या कर रहे हैं दोस्तों? भाग ले रहे हैं। यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणु संख्या की भी जानकारी देता है। यह अभिकारक के परमाणु संख्या की भी जानकारी देता है कि यह कितना ले रहा है, कौन सा तत्व कितना परमाणु संख्या ले रहा है, इसकी भी जानकारी देता है। ये भी दोस्तों याद रखिएगा। अगला दोस्तों है कि रासायनिक समीकरण से दोस्तों उपयोग से लाभ। सवाल दोस्तों ऐसा भी आ जाता है कि रासायनिक समीकरण के उपयोग से हमें क्या क्या लाभ होता है, तो हम लिखेंगे रासायनिक समीकरण के उपयोग से हमें निम्नलिखित लाभ होते हैं। क्या लाभ होते हैं? रासायनिक समीकरण के उपयोग से हमें निम्नलिखित लाभ होते हैं। क्या लाभ होते हैं दोस्तों? पहला लाभ यह है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखना दोस्तों बहुत आसान होता है। संकेत में लिखना बहुत आसान होता है, दुनिया का सब आदमी समझ लेता है, कलम कम खर्चा होता है, कम कॉपी खर्चा होता है, पढ़ना लिखना समझना बहुत आसान होता है। कोई भी व्यक्ति रासायनिक संकेत को जो है कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम को संकेत में तुरंत समझ लेता है क्या है नहीं है। हिंदी में लिखना दोस्तों जटिल होता है और पूर्ण रूप से सही भी नहीं होता है। दूसरा बात देखिए, दूसरा फायदा क्या है दोस्तों, कि पूरे विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेत का प्रयोग होता है, जिनसे वैज्ञानिकों को रासायनिक समीकरण को जानकारी प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। जैसे आप दोस्तों कोई चीज़ का वैक्सीन बनाए, कोई तरह का रिएक्शन किए, अगर हम जापान के वैज्ञानिक को भेजेंगे, अगर हिंदी में लिख के भेजेंगे तो उसको समझने में समय लग जाएगा। लेकिन अगर हम रासायनिक में लिखेंगे दोस्तों, जैसे C+O2 लिख देंगे दोस्तों, तो वो तुरंत समझ जाएगा CO2 के बारे में बात हो रहा है, C कार्बन है, O ऑक्सीजन है। अगर इसी को दोस्तों हिंदी में लिखेंगे कार्बन, ऑक्सीजन, एरो, कार्बन डाइऑक्साइड, वो दोस्तों वो नहीं समझ पाएगा। इसीलिए दोस्तों पूरे दुनिया में जो है कि रासायनिक संकेत का प्रयोग होता है, जो कि समझने में दोस्तों सबसे ही ज़्यादा आसानी होता है, अच्छा होता है। अब आगे देखिए दोस्तों, सब चीज़ अच्छा था तो उसमें कुछ समस्या भी होता है, दिक्कत भी होता है दोस्तों। तो क्या है रासायनिक समीकरण में, क्या क्या दिक्कत, क्या क्या समस्या है, वो देखिए। तो दोस्तों रासायनिक समीकरण की समस्या क्या है, दिक्कत क्या है, कठिनाई क्या है, सीमा क्या है? तो रासायनिक समीकरण की निम्नलिखित सीमा है, ऐसा लिख देंगे अगर प्रश्न आया तो। रासायनिक समीकरण को अभिकारक और प्रतिफल की भौतिक अवस्था यानी ठोस, द्रव और गैस की जानकारी नहीं मिल पाती है। मतलब अगर कोई केमिकल अगर लिख रहा है दोस्तों, जैसे कि C+O2 हम लिख दिए और CO2 लिख दिए दोस्तों, तो यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। जैसे हम लोग जानते हैं, आपको अगर नॉर्मली तो साधारण पता है कि ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन गैस है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये आप साधारण बता सकते हैं। लेकिन अगर कुछ जटिल जो है कि परमाणु तत्व आ जाए, यौगिक आ जाए, जिसको समझना मुश्किल हो, तो वह समझना मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। तो रासायनिक अभिकारक जो है, यह ठोस है, द्रव है या गैस है, ये ठोस है कि द्रव है कि गैस है, इसकी जानकारी जो है कि ठीक ढंग से नहीं दे पाती, जो कि ये दिक्कत वाली बात है, समस्या वाली बात है। अगला बात दोस्तों क्या है, दूसरा समस्या क्या है दोस्तों, रासायनिक समीकरण से यह पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया किस दाब पर और किस दाब पर संपन्न हुआ था, किस ताप पर, कितना टेम्परेचर पर संपन्न हुआ। ये जो केमिकल रिएक्शन किए दोस्तों, कितना दाब पर हुआ, कितना ताप पर हुआ, यह भी पता नहीं चलता है। रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के वेग के बारे में भी जानकारी नहीं मिलता कि कितना स्पीड से यह हुआ, इसका भी जानकारी दोस्तों नहीं मिलता। तो यह सब समस्या, दिक्कत वाली बात है दोस्तों।
यह समस्या और दिक्कत वाली बात है। अब यह समस्या है रासायनिक समीकरण का, तो इसको दूर करना भी होगा दोस्तों। तो दूर करने के लिए क्या क्या दोस्तों तरीका है, उपाय है रासायनिक समीकरण के समस्या को दूर करने के उपाय? आपसे एग्जाम में पूछेगा रासायनिक समीकरण की समस्या को दूर करने के क्या क्या उपाय है, तो हम लिखेंगे रासायनिक समीकरण की समस्या को दूर करने के निम्नलिखित तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब किसका किसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसको देखिए दोस्तों। पहला तरीका हम ये अपना सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल की भौतिक अवस्था की जानकारी के लिए हमें संकेत और सूत्र के ठीक आगे ठोस के लिए S, द्रव के लिए I, लिक्विड L और G के लिए यहाँ L होगा दोस्तों, और यहाँ गैस के लिए G लिख करके दिया जाता है। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर CaCO3 है, यहाँ S लिख दे, इसका मतलब यह ठोस है। ये देखिए दोस्तों, ये भी ठोस है, और CO2 ये गैस है। कोई भी देखेगा तुरंत समझ लेगा कि यहाँ ठोस है कि द्रव है कि गैस है। इस प्रकार हम समस्या से क्या कर सकते हैं, निपटार कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि कौन सा यह चीज़ है, ठोस है कि द्रव है कि गैस है, तुरंत पता चल जाएगा। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है दोस्तों। अगला दूसरा बात यह है दोस्तों, समस्या का कैसे दूर करेंगे, तो गैस की उत्सर्जन की भी जानकारी। अब कोई केमिकल रिएक्शन होता है दोस्तों, उससे गैस निकल रहा है कि नहीं इसका पता भी नहीं चलता है। यदि रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप कोई गैस निकलती है तो समीकरण में गैस के सूत्र के ठीक बाद ये जो एरो का निशान देख रहे हैं, ऐसे करके देखिए एरो का निशान लगा दिया जाता है। जैसे देखिए जिंक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, और ये मिल करके बना रहा है H2ZnSO4 और H2, यानी कि ये गैस निकल रहा था। गैस के बगल में एरो लगा दिए दोस्तों। ये जो आप देखिए एरो जो देख रहे हैं आप, ये जो एरो लगा दिए, यह एरो इस बात का संकेत दे रहा है कि यह रासायनिक अभिक्रिया में गैस निकल रहा है, गैस निकल रहा है। तो इससे कोई भी देखेगा तो पता कर लेगा एरो। और वैसे भी देखिए दोस्तों, गैस निकलता है तो वो नीचे नहीं जाता, ऊपर जाता है, इसलिए ऊपर की तरफ एरो हम दिखा देंगे। इस प्रकार हम समस्याओं को दोस्तों क्या कर सकते हैं, रासायनिक समीकरण की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अब दोस्तों इतना तक तो हो गया। अब आगे थोड़ा सा हम विशेष पढ़ते हैं विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, विभिन्न प्रकार का। अब आइए दोस्तों, विभिन्न प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, इसको याद रखिएगा, पूछ देता है एग्जाम में दोस्तों। अब थोड़ा सा ध्यान से, बढ़िया से, अच्छा से पढ़िए। संयोजन अभिक्रिया पहला है हमारा, 1 नंबर पे दोस्तों क्या है, संयोजन अभिक्रिया 1 नंबर पे। संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना दोस्तों, याद रखिएगा, सीधा बात, एकदम इसी को रट लेना है एकदम दोस्तों। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। जैसे देखिए दोस्तों, इसमें है CaO, चूना हो गया, ये पानी हो गया, चूना और पानी मिल करके देखिए एगो चीज़ मिला रहा है, यानी कि 2 चीज़ मिलकर, जब 2 या 2 से अधिक मिलकर के सिर्फ एक चीज़ का निर्माण करेगा दोस्तों, उसको कहेंगे संयोजन। संयोजन का मतलब होता है दोस्तों, देखिए जुड़ना। देखिए दोनों मिल करके जुड़ गया है ना दोस्तों, ये जुड़ करके एगो चीज़ बनाया। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, ये भी संयोजन का उदाहरण है। C+O2 मिल करके दोस्तों क्या बनाया है दोस्तों, CO2 जुड़ करके बनाया है। यानी कि 2 या 2 से अधिक चीज़ मिल करके जब एक चीज़ का निर्माण करेगा दोस्तों, तो उसको हम लोग कहेंगे संयोजन। संयोजन का अर्थ ही होता है जुड़ना, याद रखिएगा दोस्तों। अब अगला देखिए दोस्तों, इसी का एक भाई है दोस्तों, वियोजन। वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया जो होता है, यह होता है टूटना। वियोजन, अपघटन अभिक्रिया, टूटना। वियोजन का मतलब होता है टूटना, अपघटन का मतलब होता है टूटना और टूटना। देखिए दोस्तों, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ, ये याद रखिए दोस्तों, एक पदार्थ टूटकर अनेक अलग अलग पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अनेक अलग अलग पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, उसमें देखिए दोस्तों, संयोजन में क्या था, 2-3 पदार्थ जुटकर एगो पदार्थ बनता था। इसमें क्या है, एक पदार्थ टूटकर 2-3 भागों में बट जाएगा। अब देखिए दोस्तों, देखिए CaCO3 एक चीज़ है, अब देखिए टूट करके अलग अलग भागों में बट गया है। वियोजन का मतलब होता है टूटना दोस्तों। देखिए टूट करके अलग भागा है, तो यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं दोस्तों, ताकि आपका कन्फ्यूजन नहीं हो दोस्तों। ये सारा का सारा आपको नोट कर लेना, पूरा नोट्स एकदम हूबहू आपको कॉपी में देख करके लिख लेना है। कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा देने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड वियोजित हो जाता है, टूट जाता है, अलग हो जाता है। जब हीट दिए दोस्तों, ये टूट गया, देखिए ये अलग हो गया, ये अलग हो गया।
जैसे जल में देखिए विद्युत धारा प्रवाहित करने पर दोस्तों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अलग हो जाता है। देखिए H2O है जल, इसमें लाइन सप्लाई किया था, हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन क्या हो गया दोस्तों, अलग हो गया। यह कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, तो वियोजन या अपघटन। वियोजन अपघटन एक ही प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया होता है, आप इसको याद रखिए। अगला है दोस्तों हमारे पास विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अंग्रेजी में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हुआ दोस्तों, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है। यानी कि आप दोस्तों देखते होंगे जब कोई शक्तिशाली जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बहुत सारा चीज़ होता है दोस्तों, जो अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ होता है वह कम अभिक्रियाशील पदार्थ को जो है कि यौगिक को हटा देता है और उसके स्थान पर जाकर के बैठ जाता है। तो इसका परिभाषा दोस्तों ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को, दोस्तों इसको आप अच्छा समझिए दोस्तों, बहुत बच्चा नहीं समझ पाता जबकि आसान है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील, ये अधिक अभिक्रियाशील, कम अभिक्रियाशील पदार्थ को कम अभिक्रिया, अधिक अभिक्रिया यानी ज़्यादा ताकतवर। आप गाँव समाज में यदि देखते भी होंगे दोस्तों, जो ज़्यादा ताकतवर रहता है कम ताकतवर को आदमी को क्या करता है, हटा के भगान देता है, निकालने देता है उसको। तो अधिक अभिक्रियाशील जो तत्व होता है वह कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है, हटा देता है, उसी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। विस्थापन का मतलब होता है दोस्तों बैठना, यानी उसके जगह पे जाकर के बैठ जाना। आप गौर करके दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको समझ में आएगा और बेहतर ढंग से। और देखिए यहाँ पर है Fe है, लोहा है, CuSO4 है, उसका FeSO4 है, Cu। देखिए Fe अकेला ताकतवर है। जब Fe आया दोस्तों तो ये कॉपर कमज़ोर होता है, ये देखिए इसको मार के हटा दिया, ये भाग गया। लोहा और कॉपर में कॉपर कमज़ोर होता है दोस्तों, देखिए कॉपर को हटा दिया, कॉपर का स्थान था ना, कॉपर को देखिए मार के यहाँ साइड में कर दिया और लोहा जा करके देखिए इसके SO के बगल में जा करके बैठ गया, सल्फर के बगल में जाकर बैठ गया। यानी कि दोस्तों ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को हटा करके उस स्थान पर बैठ जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों लिख भी दिए हैं, यहाँ लोहा कॉपर से अधिक जो है कि अभिक्रियाशील पदार्थ है, जो अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब अगला देखिए दोस्तों एक है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन एकदम दोस्तों बहुत ही आसान है, एकदम आसान, इससे आसान कुछ नहीं है। सीधा आपसे पूछेगा कोई द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, आप याद रखिएगा दोस्तों। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल भी है, BaCl2 और NaSO4 को देखिए, Ba जो है कि कहाँ चल गया, यहाँ पर आ गया, Cl जो है कि इसमें आ गया, यानी कि एक दूसरे से क्या कर लिया दोस्तों, समझौता कर लिया, अलग अलग हो गया, इसीलिए जो है कि आयनों का इसमें आदान प्रदान हो गया है। देखिए ऊपर में लिखा, ऊपर के रासायनिक समीकरण में क्लोरीन और SO4 के बीच आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए यह एक द्विविस्थापन या फिर उभय विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन को उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, यहाँ तक याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न है दोस्तों अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रीसिपिटेशन रिएक्शन। प्रीसिपिटेशन रिएक्शन, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई ठोस प्रतिफल के रूप में विलयन से अलग हो जाता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई ठोस प्रतिफल के रूप में विलयन से अलग हो जाता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण का मतलब होता है दोस्तों कचरा, यानी कचरा जो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई कचरा बच जाता है उसी को हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, अपशिष्ट के रूप में बच जाता है। इसका एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, NaCl AgNO3 AgCl NaNO3। उपरोक्त समीकरण में दोस्तों सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के बीच अभिक्रिया में सिल्वर क्लोराइड जो है, सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप के रूप में क्या हो जाता है दोस्तों, बाहर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों है, अगला है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी इसको कहते हैं दोस्तों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन
अब देखिए दोस्तों, इसका बहुत ही आसान है दोस्तों। वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों। वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इसका परिभाषा देख लीजिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। NaOH भस्म है दोस्तों, ये अम्ल है। भस्म और अम्ल मिल करके देखिए ये लवण हो गया, जिसको नमक भी कहते हैं दोस्तों, यही नमक है। और ये जल है, मिल करके उदासीनीकरण अभिक्रिया बनाता है। आगे है दोस्तों आगे है दोस्तों प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन याद रखिएगा दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया ही होता है दोस्तों फोटोकेमिकल। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एकदम आसान, सबसे आसान दोस्तों, कोई भी पूछेगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2Cl2 मिल करके देखिए प्रकाश आ गया, प्रकाश की उपस्थिति में ये रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रहा है तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। उपरोक्त समीकरण में हाइड्रोजन और क्लोरीन अंधेरे में अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश में ये तेजी से अभिक्रिया करते हैं, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। इसके अलावा दोस्तों हरे पेड़ पौधे सूर्य के उपस्थिति में क्लोरीन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड के मदद से ग्लूकोज बनाते हैं। यह अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होता है और यही कारण इसे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही बेबीआई प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, और ये देखिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है प्रकाश संश्लेषण का। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर के सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करता है, इसके साथ साथ ऑक्सीजन का भी निर्माण करता है। यह जो आप केमिकल देख रहे हैं, यह जो रासायनिक अभिक्रिया देख रहे हैं, यह प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का उदाहरण है। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में दोस्तों यह पूछता है ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6, यह याद रखिएगा। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है, यह आप याद रखिएगा। अब आगे देखिए दोस्तों क्या है, आगे हम बढ़ते हैं आगे के प्रश्न में। पेज नंबर 13 में आ गए। 13 नंबर पेज में क्या है दोस्तों? ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं दोस्तों? ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं, उसी को अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का वियोग होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का वियोग होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, याद रखेंगे दोस्तों। उपचयन का मतलब होता है, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का जो है कि अलग होना। हाइड्रोजन संयोग मतलब होता है दोस्तों जुड़ना और वियोग मतलब होता है अलग होना, याद रखिएगा। और दोस्तों ऑक्सीजन होगा तो कोई भी वह जो है कि तेज़ी से आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि अगर आ जाएगा तो वह जो है कि ख़त्म हो जाएगा। अब इसी का एक दूसरा है भाई कह सकते हैं दोस्तों, ऑक्सीकरण का एक भाई है अवकरण। अवकरण अभिक्रिया दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में ऑक्सीकरण और अवकरण में अंतर भी आ जाता है लिखने के लिए, आप यही लिखिएगा। अवकरण को कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन, याद रखिएगा दोस्तों। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का वियोग होता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का वियोग होता है उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। अवकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें क्या होगा दोस्तों? हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन क्या होगा? अलग हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये एग्जाम्पल देख सकते हैं दोस्तों, इसमें आप देखिए ऑक्सीजन क्या हो रहा है दोस्तों? ऑक्सीजन अलग हो रहा है और हाइड्रोजन क्या हो रहा है? जुट रहा है। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे दोस्तों? अवकरण अभिक्रिया कहेंगे। अब देखिए आगे दोस्तों क्या है, बहुत ही आसान।
रेडॉक्स अभिक्रिया कि जब ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया साथ साथ होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जब ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया साथ साथ होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आप याद रखिएगा, जब ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CuO H2O Cu + H2O रेडॉक्स अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है और निकाले गए ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ संयोग हो रहा है। आगे है दोस्तों ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी को अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन याद रखिएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं दोस्तों? जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जिस रासायनिक यानी कि इसमें ऊष्मा एब्जॉर्ब करेगा, ऊष्मा को खींचेगा अपने अंदर, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए ऊष्मा ले रहा है, ऊष्मा को खींच रहा है, इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहेंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। इसी का एक भाई है दोस्तों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, याद रखिएगा, इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक इसमें दोस्तों हीट को रिलीज करता है, यानी हीट को निकालता है, गर्मी को ऊष्मा को निकालता है, ताप को रिलीज करता है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, याद रखिएगा। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, लिख लीजिएगा। दोस्तों ये जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ ये बहुत ही एकदम रिसर्च किया हुआ लिखा गया है, बहुत एकदम सबसे आसान है, इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत एकदम आसान जो है कि जो बोलता है आसान शब्दों में लिखा गया, बस इसको आपको याद कर लेना है, आपको याद हो जाएगा आसानी से भी। और एग्जाम्पल यानी पूरा जस का तस आपको लिख लेना है। ताप का मुक्त होना रासायनिक अभिक्रिया, इस रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण है। यहाँ देखिए दोस्तों ताप निकल रहा है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों हमारा जो है कि रासायनिक अभिक्रिया जो प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया था वह लगभग ख़त्म पर है। आगे भी एगो दोगो है दोस्तों। फिलहाल देखिए उत्प्रेरक। उत्प्रेरक दोस्तों किसे कहते हैं? ये इसको अंग्रेजी में कहते हैं कैटलिस्ट। उत्प्रेरक देखिए जिस पदार्थ की उपस्थिति से रासायनिक अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है उसे उत्प्रेरक कहते हैं। दोस्तों जैसे हम आग जलाते हैं उसमें पेट्रोल डालते हैं तो दहन का जो आग जो जलने का जो स्पीड है, गति दोस्तों किस प्रकार से बढ़ जाता है। इसी प्रकार से बहुत सारा चीज़ होता है दोस्तों कि जब कोई चीज़ उसमें आता है, कुछ ऐसा चीज़ आता है जिससे उसकी जलने की या उसका रासायनिक अभिक्रिया का जो स्पीड होता है वह बढ़ जाता है, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। तो बहुत ही आसान सा अंग्रेजी में कैटलिस्ट। जिस पदार्थ की उपस्थिति से रासायनिक अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है उसे उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उत्प्रेरक कहते हैं, याद रखिएगा। उत्प्रेरक दोस्तों ये एक एग्जाम्पल है, इसको भी आप लिख लीजिएगा। अब आगे देखिए है दोस्तों विद्युत अपघटन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन दोस्तों अंग्रेजी हिंदी जैसे है जस का तस वैसे लिखना है। विद्युत अपघटन के विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर विलयन का अपने घटक में टूट जाना विद्युत अपघटन कहलाता है। दोस्तों विद्युत अपघटन के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन का अपने घटक में टूट जाना विद्युत अपघटन कहलाता है। देखिए इसमें जब विद्युत सप्लाई होता है दोस्तों तो ये देखिए दो अलग अलग भागों में टूट गया, जब इसमें लाइन सप्लाई गया, विद्युत दिया गया, तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है कि थोड़ा सा इसी चैप्टर का थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण का प्रभाव। हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव होता है दोस्तों। ऑक्सीकरण के कारण जंग लग जाता है दोस्तों, धातु खराब हो जाता है दोस्तों, बहुत सारा चीज़ जो है कि खाने पीने का सामान खराब हो जाता है दोस्तों। बारी बारी से आइए देखते हैं दोस्तों क्या होता है। संचारण। संचारण का मतलब क्या होता है दोस्तों? कोरेशन। इसको अंग्रेजी में कोरेशन कहते हैं। तो आपसे पूछेगा कि संचारण किसे कहते हैं, तो आप याद कर लीजिए। क्या याद करना है? जब कोई धातु अम्ल या नमी के संपर्क में आता है। अम्ल समझते हैं दोस्तों एसिड, नमी मतलब पानी का अंश होना, पानी जैसे ना मॉइस्चराइजर होता है दोस्तों, जैसे पानी टाइप का, नमी जैसा टाइप का, वो टाइप का। जब कोई धातु अम्ल या नमी के संपर्क में आता है तो उस धातु की चमक फीकी पड़ जाती है।
उस धातु की चमक फीकी पड़ जाती है या रंग में परिवर्तन हो जाता है, उसे संक्षारण कहते हैं। उसे संक्षारण कहते हैं, याद रखिएगा। जब कोई धातु अम्ल या नमी के संपर्क में आता है तो उस धातु की चमक फीकी पड़ जाती है या उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है, उसी को संक्षारण कहते हैं। जैसे दोस्तों याद रखिएगा, लोहे में जंग लगना संक्षारण का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। चांदी की धातु पर काला परत चढ़ जाता है दोस्तों, बहुत दिन से आभूषण पहनते हैं तो चांदी में देखेंगे काला काला परत चढ़ जाता है, तो वो ये संक्षारण के कारण ही होता है। तांबे की धातु पर हरा रंग का परत बैठ जाता है दोस्तों, ये संक्षारण के कारण ही होता है। अब आगे है दोस्तों संक्षारण को रोकने के उपाय। संक्षारण को रोकने के उपाय, तो संक्षारण को दोस्तों कैसे रोक सकते हैं? तो संक्षारण को रोकने के लिए हम लोग धातु पर पेंट या ग्रीस की परत चढ़ा सकते हैं। धातु ये पर पेंट या ग्रीस की परत चढ़ा करके हम संक्षारण को रोक। संक्षारण का मतलब दोस्तों होता है जंग, सीधा आप याद रखिएगा, जंग लगेगा खराब हो जाएगा। धातुओं के ऊपर तेल लगा करके भी हम लोग संक्षारण को रोक लेते हैं। देखते हैं बहुत बार जो मेटल उटल का चीज़ है, लकड़ी का चीज़, उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें लोग पेंट करके रखता है ताकि उसको खराब नहीं हो। धातु पर दूसरे धातु की परत भी चढ़ा करके हम उसको बचा सकते हैं। तो एग्जाम में दोस्तों VVI प्रश्न है कि संक्षारण को रोकने का क्या उपाय है? तो संक्षारण को रोकने का निम्नलिखित उपाय है। पहला बात, धातु पर पेंट या ग्रीस की परत चढ़ा करके, धातु के ऊपर तेल लगा करके, धातु पर दूसरे पर धातु की परत चढ़ा करके हम संक्षारण से रोक सकते हैं। आगे है दोस्तों हमारा विकृति गंधिता, याद रखिएगा विकृत गंधिता। तो इसका परिभाषा उत्तर क्या होगा दोस्तों? तेल या वसा से, बहुत बार होता है जो दोस्तों, जैसे चिप्स हो देखते होंगे, मूढ़ी होता है दोस्तों, या फिर कोई बहुत सारा चीज़ होता है, तो तेल या वसा से बना खाद्य पदार्थ, खस्ता वस्ता हो गया दोस्तों, तो उसमें ऑक्सीजन जब होता है ना, खुले में छोड़ देते हैं, इसे खुले छोड़ देते हैं तो उसमें ऑक्सीजन लग जाता है, यानी हवा लगने के कारण वो अपना स्वाद और गंध को बदल लेता है, यानी खराब हो जाता है, मसवा जाता है, मेहा जाता है दोस्तों। जब तेल या वसा से बना हुआ खाद्य पदार्थ जो है कि ऑक्सीकरण की अवस्था में आता है तो उसका स्वाद और गंध दोनों खराब हो जाता है, बदल जाता है। यही घटना को विकृति गंधिता कहते हैं, यानी खराब होना है ना, ऑक्सीजन गया कि वो खराब हो जाएगा, इसी को कहते हैं विकृति गंधिता। अब विकृति गंधिता से बचने का क्या उपाय है? जैसे संक्षारण से बचने का उपाय बता दिए, तो विकृति गंधिता से बचने का क्या उपाय है? तो विकृति गंधिता से बचने का उपाय है कि खाद्य पदार्थ को वायुरोधी बर्तन में रखना चाहिए। वायुरोधी, वायुरोधी का मतलब क्या हुआ? वायुरोधी का मतलब यह हुआ कि ऐसा बर्तन जिसमें कि वायु यानी कि ऑक्सीजन नहीं जा सके, उसमें जैसे मूढ़ी सबको देखते हैं बंद करके रखता है, नहीं तो खराब हो जाएगा। खाद्य पदार्थ में प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ को मिला देना, प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऐसा चीज़ मिला देंगे कि वो खराब नहीं होगा। चिप्स की थैली में दोस्तों नाइट्रोजन गैस भर देता है, देखते हैं जो चिप्स में देखते हैं दोस्तों फुला हुआ लगता है, एक्चुअली में उतना चिप्स नहीं रहता, उसमें गैस भरल रहता है दोस्तों, उस गैस को कहते हैं नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस उस चिप्स को, कुरकुरे को ताज़ा बना करके रखता है, 6 महीना तक खराब होने नहीं देगा। ऑक्सीजन उसमें थोड़ा सा भी जाएगा तो वो मसवा जाएगा, खराब हो जाएगा, और नाइट्रोजन जो है वह खराब नहीं होता, वो एकदम ताज़ा बना करके रखता है। अब आगे है दोस्तों देखिए दहन। दहन आ गया मेरा। दहन में क्या है दोस्तों? किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना दहन कहलाता है। किसी पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना दहन कहलाता है। माना दहन का मतलब सीधा जानिए दोस्तों जलना, और दहन यानी जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जलवे नहीं करेगा। जैसे देखिए C+O2 है, तो देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हीट निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है, S+O2 है, SO2 है, उसमें और प्रकाश निकल रहा है। तो दहन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, इसलिए दहन को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोल सकते हैं। अब दोस्तों देखिए दहन की आवश्यक शर्त क्या है? दहन का आवश्यक शर्त क्या है? दहन होने के लिए 3 चीज़ होना आवश्यक है। अगर 3 में से कोई चीज़ नहीं रहा तो दहन नहीं होगा। दहन की क्रिया के लिए निम्न चीज़ों का होना आवश्यक है। पहला बात दोस्तों, ज्वलनशील पदार्थ का होना चाहिए, यानी कि जो पदार्थ जलता है, जैसे लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, हैं, जो चीज़ जलने वाला है उसी को कहते हैं ज्वलनशील पदार्थ। उसके बाद है दहन का पोषक तत्व होना चाहिए, यानी कि जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वह नहीं जलेगा। ज्वलन ताप का होना चाहिए, जिस ताप पर जलता है, जिस ताप पर जलता है कोई भी चीज़, जब तक उस ज्वलन ताप पर नहीं आएगा, इग्निशन पॉइंट पर नहीं आएगा, तब तक जो है कि वह चीज़ नहीं जलेगा दोस्तों। जैसे कि कच्चा लकड़ी है, कच्चा लकड़ी में आप लगाते हैं तुरंत आग पकड़ता है? नहीं पकड़ता। इसका वजह क्या है कि उसमें नमी है, जब नमी पूरा सूख जाता है तो अचानक से उस पर आग पकड़ लेता है, यानी ज्वलन ताप जब तक नहीं होगा तब तक वह नहीं चलेगा। तो दहन के लिए 3 आवश्यक चीज़ चाहिए, ये आप याद रखिएगा। ज्वलन ताप पदार्थ का होना चाहिए, दहन के लिए पोषक तत्व का होना चाहिए, ज्वलन ताप का भी होना चाहिए।
अगला है दोस्तों ज्वलन ताप किसे कहते हैं। तो ज्वलन ताप यानी इग्निशन टेम्परेचर, जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। याद रखिएगा, ज्वलन ताप किसे कहते हैं, जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। याद रखिएगा। उसके आगे है दोस्तों ज्वाला। ज्वाला को कहते हैं फ्लेम। ज्वाला एक क्षेत्र है जहाँ गैसीय पदार्थ जलकर ताप और प्रकाश उत्पन्न करता है। याद रखिएगा सीधा। फ्लेम दोस्तों देखते होंगे आप, मोमबत्ती में बहुत सारा ऐसे ऐसे करके ना निकला हुआ रहता है दोस्तों, यही तो फ्लेम है। मोमबत्ती समय जो लौ निकलता है दोस्तों, लौ, उसी को फ्लेम कहते हैं। ज्वाला एक क्षेत्र है जहाँ गैसीय पदार्थ जलकर ताप और प्रकाश उत्पन्न करता है। ज्वाला दो प्रकार का होता है। याद रखिएगा, ज्वाला कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है दैदीप्यमान, एक होता है अदैदीप्यमान। दैदीप्यमान और अदैदीप्यमान, याद रखिएगा। अब देखिए दैदीप्यमान जो है कि क्या होता है। तो मोमबत्ती के ज्वाला से आइए हम समझते हैं। तो मोमबत्ती के ज्वाला में 4 क्षेत्र होते हैं। कितने क्षेत्र होते हैं दोस्तों, 4 क्षेत्र होते हैं। टोटल कितने क्षेत्र होते हैं, 4 क्षेत्र होते हैं। एक होता है केंद्रीय क्षेत्र, दैदीप्यमान क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र, आंतरिक क्षेत्र। अंग्रेजी में सेंट्रल रीजन, लुमिनस रीजन, आउटर मोस्ट रीजन, इनर मोस्ट रीजन। आइए चारों को बारी से समझते हैं। मुख्य रूप से दोस्तों 3 ही प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4 इसमें दिया गया। देखिए केंद्रीय क्षेत्र क्या है दोस्तों, यह क्षेत्र अंधेरा होता है। कितना क्षेत्र होता है, अंधेरा। यहाँ पर जो अंदर वाला देख रहे हैं, यहाँ वाला, ये वाला आंतरिक क्षेत्र, केंद्रीय वाला क्षेत्र देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला क्षेत्र, यहाँ जो है अंधेरा रहता है। यहाँ कोई दहन नहीं था, कुछ नहीं, यानी पलीता जहाँ है ना मोमबत्ती का, ये दोस्तों देख रहे हैं पलीता, तो वहाँ वो केंद्रीय क्षेत्र का था, वहाँ दहन नहीं था, मतलब जलता न है, क्योंकि मोम हवा के संभव, वहाँ पर ऑक्सीजन पहुँच ही नहीं पाता है। यहाँ पर ताप भी बहुत कम होता है। उसके बाद है दोस्तों दैदीप्यमान क्षेत्र। इसमें ऑक्सीजन अपर्याप्त मात्रा में होता है, इसलिए इसमें अपूर्ण दहन होता है और इसका रंग पीला होता है। ये बीच वाला जो देख रहे हैं दोस्तों, बीच वाला जो पॉइंट है, यहाँ इसका रंग पीला होता है। यहाँ पर पूरी ऑक्सीजन नहीं पहुँचता, अपर्याप्त मात्रा में पहुँचता है, हल्का फल्का जलता है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं जलता है। और उसके बाद है दोस्तों, ये है बाह्य क्षेत्र। यह अदैदीप्यमान क्षेत्र है जो ज्वाला के चारों ओर घेरे रहता है। यहाँ पूर्ण दहन होता है और ताप सबसे अधिक होता है। और यह आंतरिक क्षेत्र, यह ज्वाला के आधार का क्षेत्र है, यह नीला रंग का होता है। यह अदैदीप्यमान क्षेत्र है, नीला रंग होने का कारण है कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखिएगा दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है नीला रंग होने का कारण है। यह सबसे आंतरिक क्षेत्र होता है। अब आगे दोस्तों देखिए क्या है कि संपरीत प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक रूप से मिलने वाले ज्वलनशील गैस पर उच्च दाब आरोपित करने से बने तरल पदार्थ को संपरीत प्राकृतिक गैस यानी कि CNG कहते हैं। याद रखिएगा, संपरीत प्राकृतिक गैस किसे कहते हैं, CNG शॉर्ट में कहते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है दोस्तों। तो प्राकृतिक रूप से मिलने वाले ज्वलनशील गैस पर उच्च दाब आरोपित करने से बने तरल पदार्थ को संपरीत प्राकृतिक गैस कहते हैं। इसको दोस्तों याद रखेंगे। अब हम लोग लास्ट पर हैं दोस्तों। अब देखिए संपरीत गैस का जो प्राकृतिक गैस का जो मुख्य अवयव होता है दोस्तों, मीथेन होता है। याद रखिएगा, मीथेन। गोबर गैस में भी दोस्तों यही होता है। CNG का उपयोग पूछ सकता है दोस्तों एग्जाम में, CNG का क्या उपयोग होता है। तो CNG का उपयोग होता है ईंधन के रूप में, वाहन आदि में किया जाता है। यह अच्छा विकल्प है, इससे पर्यावरण प्रदूषण बहुत कम होता है, मतलब धुआं उतना नहीं उठता है दोस्तों। अगला है दोस्तों द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। याद रखिएगा, यह ईंधन का स्वच्छ, सुरक्षित और सुविधाजनक साधन है। LPG दोस्तों, हम लोग घर में जो सिलेंडर में यूज करते हैं LPG दोस्तों, यह याद रखिएगा। यह स्वच्छ होता है, सुरक्षित होता है और सुविधाजनक होता है, धुआं कम देता है, प्रदूषण भी कम होता है। LPG का मुख्य घटक दोस्तों होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन जो होता है LPG का मुख्य घटक होता है। LPG सिलेंडर में गंधक अम्ल जो है कि पदार्थ एथिल मर्केप्टेन मिला दिया जाता है ताकि गैस के रिसाव का पता चल सके। बहुत बार क्या होता है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ना प्रोपेन और ब्यूटेन, इसका कोई गंध नहीं होता, फिर लीकेज होगा तो दुर्घटना हो सकता है, बड़ा दुर्घटना होगा, पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए दोस्तों जब सिलेंडर को भरा जाता है, सिलेंडर को, उसमें एथिल मर्केप्टेन को डाल दिया जाता है। तो यह महकता है दोस्तों, बदबू करता है, कि जब लीकेज होता है तो पता चल जाता है लोगों को सिलेंडर लीक हो रहा है। तो रिसाव का पता करने के लिए एथिल मर्केप्टेन को मिला दिया जाता है। अब अंतिम पेज में है दोस्तों कि श्वसन अभिक्रिया क्या है। श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसे, तो देखिए दोस्तों, जिंदा रहने के लिए श्वसन बहुत जरूरी है। भोजन के बिना थोड़ा देर रह सकते हैं, थोड़ा दिन रह सकते हैं, पानी के बिना भी रह सकते हैं, लेकिन जिंदा रहने के लिए श्वसन बहुत ही जरूरी है। श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्योंकि ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यह हमारी कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज के अणु के द्वारा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊर्जा मुक्त करते हैं। अतः श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसको याद रखिएगा। ये भी परिभाषा, ये जो आप देख रहे हैं
इसको दोस्तों याद करिएगा। दोस्तों यह वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, अब लेकिन दोस्तों हम यही बात कहेंगे, अगर आपको हमारा यह प्रयास लगता है, यह पूरा का पूरा नोट्स है दोस्तों, लेकिन एक क्लास और है संतुलित और संतुलित करने वाला इसमें आता है, जो कि हम आपको इसमें ऐड नहीं कर सके हैं। और 1 से 30 तक जो है कि वो आपका तत्व का नाम भी आता है, वो भी इसमें पढ़ना रहता है दोस्तों। ये दो चीज़ जो इसमें छूटा हुआ है, नहीं ऐड कर पाए हैं, हम कोशिश करेंगे। हम दूसरा इसका जो पार्ट आएगा दोस्तों, उसमें जो है कि केमिकल रिएक्शन का जो कि सेकेंड पार्ट में मैं उसको संतुलित करना मैं आपको बता दूंगा। और उसके बाद आपको जो है कि ये पीरियोडिक टेबल का 1 से 30 तक दोस्तों कम से कम आपको याद रखना होगा, ताकि आपका इसमें 10th क्लास तक काम चल सके। बाकी आपको अगर यह वीडियो हमारा प्रयास अच्छा लगता है दोस्तों, इसको कॉपी में नोट करिए, बिना कॉपी में नोट करिए, छोड़िएगा मत। केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, इसको कॉपी में जैसे हम लिखे हैं सेम वैसे लिखना है, पढ़ना है, याद करना है। अगर हमारा आपका प्रयास लगता है तो एक प्यारा सा कमेंट नीचे में लिखिए, और जो है कि कमेंट लिखिए आपको हमारा प्रयास कैसा लगा, ये नोट्स कैसा लगा। बारी बारी से आपको सारे कक्षाओं का, सारा बोर्ड का आपको मेरे हाथ के द्वारा लिखा गया जो है कि नोट्स मिलेगा। अगर आपको यह अच्छा लगा वीडियो तो इसको जो है कि आप क्या करिएगा दोस्तों, लाइक कर दीजिए, उसके बाद शेयर कर दीजिए। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो क्या करना है दोस्तों, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। धन्यवाद दोस्तों, आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।